हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम पर यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 6 तारीख को, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जिन्हें भी बच्चों का जेओआईटी का भी एग्जाम है वो भी इनको देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आप क्वेश्चन देखते हो तो उसके बिहाफ पे ही कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो निकल के आते हैं, वही एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट, द करेक्ट फाइल मोड फॉर ओपनिंग द फाइल इन पाइथन फॉर बोथ रीड एंड राइट। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि पाइथन एक लैंग्वेज होती है। ओके, उसमें एक अगर हमें किसी फाइल को ओपन करना है, किस फॉर्मेट में ओपन करना है कि उस फाइल को मैं रीड भी कर पाऊँ और उस फाइल में मैं राइट भी कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा फाइल मोड है उसको यूज करना पड़ेगा। ओके, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फाइल मोड्स होते हैं। जैसे मुझे कोई फाइल अगर रीड ही करनी है तो मुझे उसके लिए रीड का फाइल मोड ऑन करना होगा। मैं चाहता हूँ कि वो फाइल मुझे रीड एंड राइट दोनों करनी है, जैसे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज करूंगा। ठीक है, तो ये सारी कुछ टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम पाइथन में बेसिकली क्या करते हैं, रीड और राइट के जब मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, तब बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, या तो हम क्या करते हैं आर प्लस का यूज करते हैं। आर प्लस का यूज करते हैं, ये क्या बताता है कि रीड राइट, और ये क्या करता है, फाइल पॉइंटर एट अ स्टार्ट। इसमें क्या मतलब है कि जो मेरी फाइल है उस फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ सर, उसको मैं रीड भी कर सकता हूँ प्लस उसके ऊपर राइट भी कर सकता हूँ। पर जब मैं किसी फाइल के ऊपर आर प्लस यूज करूंगा तो वो फाइल हमेशा मेरी कहाँ से स्टार्ट होगी सर, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगी। ओके, इसका मतलब है कि जब भी कोई फाइल को मैं रीड एंड राइट करना स्टार्ट चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि जो भी मेरा पर्सन है उस फाइल को ओपन करे, वो हमेशा सबसे पहली लोकेशन से ही स्टार्ट करे। ऐसा नहीं होता, जैसे कई बार होता है ना कि हम कोई पीडीएफ फाइल ओपन करते हैं और मैंने लास्ट टाइम भी उसको ओपन किया होता है, तो मैं कहाँ पे चला जाता हूँ, डायरेक्टली उसी पेज पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि होना क्या चाहिए कि जब भी कोई पर्सन नया पर्सन आए मेरी फाइल को ओपन करे, वो कहाँ पे जाए, सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर 1 वाली लाइन के ऊपर ही जाए। तो इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है या फिर कौन सा फाइल मोड यूज किया जाता है सर, आर प्लस का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और होता है डब्ल्यू प्लस, है ना। डब्ल्यू प्लस क्या काम करता है, बेसिकली ये आपका राइट और रीड करने का काम करता है। ठीक है, बेसिकली अगर आपको राइट रीड ऑपरेशन अगर इनेबल करना है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रंकेट बोल देते हैं कई बार। ओके, ट्रंकेट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं पाइथन में, डब्ल्यू प्लस का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन बच्चों का राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे नन ऑफ दीज राइट आंसर बन जाएगा। बाकी एक और चीज यहाँ पे हिंट दे रखी थी क्वेश्चन में ही, कि जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा गया था कि जैसे ये दे रखे हैं एंगुलर ब्रेसेस दे रखे हैं, तो याद रखना जब भी हम पाइथन में किसी भी एक तरीके से हम फाइल मोड को यूज करते हैं तो उसमें ना तो हम एंगुलर ब्रेसेस का यूज करते हैं, ना ही हम किसी फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। फॉरवर्ड स्लैश बेसिकली क्या होता है, कोई चीज वो क्या आगे को झुकी हुई है ना, जैसे ये एक टाइप का ही आ गया, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। तो ना तो हम इनका यूज करते हैं ना तो इनका यूज करते हैं। जब भी हम कोई क्या करते हैं फाइल मोड को लिखते हैं पाइथन में, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं सर, हम यूज करते हैं सिंपल स्ट्रिंग नोटेशन का। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग नोटेशन का यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग नोटेशन का मतलब क्या हुआ, आप क्या करोगे, जैसे आपने रीड की परमिशन देनी है, आप लिखोगे इस ब्रैकेट के अंदर उसको। ठीक है, जैसे आपको रीड राइट की देनी थी तो आप लिखोगे आर प्लस, प्लस लिखोगे आप इसके अंदर। ओके, तो ये चीज होती है जब हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं बाकी सारी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, डिफॉल्ट फॉर्मेट सर किसका, डिफॉल्ट फॉर्मेट आपका जब आपको किसी भी फाइल को जब आप पाइथन में बनाते हो तो उसका जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है या फिर डिफॉल्ट, इसको आप ऐसे लिख लेना कॉपी पे, डिफॉल्ट फाइल ओपनिंग मोड कौन सा होता है, डिफॉल्ट फाइल ओपनिंग मोड इन पाइथन। ठीक है, वो कौन सा होता है, तो वो लिखोगे आप सर, वो होता है हमारा आर टी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आर टी, जो यहाँ पे दे रखा, पर यहाँ पे ये दे रखा था एंगुलर ब्रेसिस के अंदर, तो यहाँ पे ये तो वैसे ही गलत है। इसको हम ऐसे लिखते हैं आर टी को, और इसका मतलब क्या होता है, रीड टेक्स्ट। अगर पूछ लिया है इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है रीड टेक्स्ट, कि आप कोई भी टेक्स्ट की फाइल है उसको आप रीड कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट ये हमारा ओपनिंग मोड होता है पाइथन में। ठीक है, तो ये इसको ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था, इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ नेटवर्क टोपोलॉजी दैट कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस टू अ सिंगल सेंट्रल हब इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैंने आपको पहले ही समझाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस होता है हब, है ना। कई बार हब यूज करते हैं, कई बार हम स्विच यूज करते हैं, पर सबसे ज्यादा जो कॉमनली मैंने ये भी बताया था कि हम सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं सर, हम हब का यूज करते हैं।
ठीक है। हब के साथ क्या होते हैं, बाकी सारे के सारे आपके कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। और मैंने ये बताया था कि हम जब भी नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो जो भी कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर होता है तो उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क नहीं बोलते, हम उसको नोड बोलते हैं। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। तो कुछ इस टाइप की टोपोलॉजी होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। देखो यहाँ पे जो सेंट्रल डिवाइस है हब, इसी के साथ सारे के सारे डिवाइसेस आपस में शेयर कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत ये पूछी जाती है कि जो आपका सेंट्रल डिवाइस है, चाहे वो हब है चाहे वो स्विच है, अगर इनमें से कोई भी एक खराब हो गया तो इसका मतलब है पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो खत्म हो जाता है या फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे और जो ऐसे टोपोलॉजीज दे रखी हैं, तो मैश टोपोलॉजी का मैंने आपको बताया था, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म बार बार एग्जाम में पूछी जाती है मैश की, वो पूछा जाता है कि सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है। अगर आपको नोट करके लिखना होगा तो आप अपने कॉपी पैसे नोट लिख सकते हो मैश टोपोलॉजी के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि मैश टोपोलॉजी क्या होती है, सर ये हमारी मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी होती है। ठीक है, मोस्ट रिलायबल क्या होती है, टोपोलॉजी। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई थी, तो यहाँ पे एक बार फिर समझ लो कि मैश टोपोलॉजी जो हम बनाते हैं तो उसका मतलब क्या है, जो भी एक कंप्यूटर है वो अपने तीनों के तीनों कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर होंगे उन सभी के साथ कनेक्टेड होगा। ये ऐसे मान लेते हैं ये कंप्यूटर ए है, तो ये कंप्यूटर बी सी और डी इन तीनों के साथ ही कनेक्टेड होगा। और वैसे ही जो कंप्यूटर बी की हम बात कर लेते हैं, तो बी ए के साथ तो कनेक्टेड ही है, तो वो डी के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा और सी के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। और वैसे ही क्या होगा, अगर हम कंप्यूटर सी की बात करें तो कंप्यूटर अपने बी और ए के साथ तो कनेक्टेड ही है, और साथ ही साथ वो किससे कनेक्टेड हो जाएगा, डी के साथ भी कनेक्टेड हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी बनती है उसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। अब इसमें इसको मोस्ट रिलायबल क्यों बोलते हैं, मोस्ट रिलायबल भी और सबसे महंगी भी है, एक्सपेंसिव भी है। महंगी और एक्सपेंसिव होने का कारण यही है कि जो चीज सबसे रिलायबल होगी ऑब्वियसली वो क्या होगी, सबसे महंगी होगी सर, है ना। तब देखो होता है क्या, मान लेते हैं नेटवर्क, कभी मेरा एक जो डिवाइस ए था वो खराब हो गया। ए खराब हो गया तो ऐसा तो नहीं होगा कि बी डी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा या बी सी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कोई एक अकेला लिंक थोड़ी ना था कि मुझे अगर सी को इन्फॉर्मेशन कोई देनी है, सपोज कर लेते हैं मुझे अगर सी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मेरे पास क्या कितने रास्ते बचे हैं, अभी एक ये वाला रास्ता बचा है, एक मेरे पास ये वाला रास्ता बचा है, या फिर मान लेता हूं मैंने डी को भेजा, फिर डी ने उसको सी को भेज दिया। ठीक है, मान लेते ए वाला तो चलो खराब हो गया था, ए के आगे गया ही नहीं, पर मेरे पास फिर भी दो रास्ते थे सी के पास इंफॉर्मेशन भेजने की। एक मैं बी से सीधा भेज देता हूँ, या दूसरा क्या है, मैं बी से डी को भेजता हूँ और डी से फिर वो इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाती, मेरी सी के पास चले जाती। तभी इसको हम बोलते हैं मोस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स होती हैं, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती हैं। बाकी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इसी का ही, कि आपको अगर बतानी है कितनी केबल्स क्या होती हैं जिसकी हेल्प से अगर आपको, बेसिकली मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको, कैसे पूछा जाता है, हाउ मैनी, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी केबल्स डज मैश टोपोलॉजी नीड फॉर एन डिवाइसेस। ओके, अब यहाँ पे एन डिवाइसेस की जगह मैंने जैसे ऊपर एग्जांपल लिया था फोर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फोर, कि यहाँ पे मेरे पास कितने डिवाइसेस हैं, ए बी सी डी करके कितने हैं मेरे पास सर, फोर डिवाइसेस हैं। तो फोर डिवाइसेस में जो आप ये यहाँ पे वायर्स देख रहे हो ना, या फिर जो केबल्स देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, जो आप यहाँ पे केबल्स देख रहे हो, ठीक है, जो आप यहाँ पे केबल देख पा रहे हो ना, ये वाली ये, तो ये कितनी केबल्स आएंगी उसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे सर हमारे पास कितनी टेबल केबल्स आएंगी, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जो यहाँ पे आप केबल्स देख रहे हो ना, ये कितनी केबल्स आपको इस मैश टोपोलॉजी बनाने के लिए यूज लगेगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप बताएंगे सर उसका फॉर्मूला होता है n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब देखो मेरे पास कितने थे, एन की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, मेरे पास कंप्यूटर कितने थे, चार थे, ए बी सी डी। तो मेरे पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई, तो 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिक कैलकुलेशन तो आप सभी कर लोगे ना। तो कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया, है ना। ये 4 - 1 गया, कितना बच गया हमारे पास, 3, और 3 2 से कितना बन गया हमारे पास, 6। मतलब टोटल हमारे पास कितनी केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर मुझे 4 कंप्यूटर्स हैं उनको मुझे मैश टोपोलॉजी में बनाना है, तो कितने की रिक्वायरमेंट पड़ी, आप बोलेंगे सर हमें पड़ी 6 केबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब 6 केबल कौन कौन सी है, अगर आपसे पूछूं आप मुझे बताओ कि जो आपने 6 केबल्स बनाई है वो कौन सी है 6 केबल। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, सर एक केबल हमारी ये वाली आ गई। ठीक है, एक केबल आपकी कौन सी आ गई, जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं, सपोज कर लेते हैं ये आ गया हमारे पास 4 डिवाइस, तो एक केबल कौन सी आ गई, ये वाली एक केबल आ गई, दूसरी केबल ये वाली आ गई, तीसरी ये वाली आ गई, चौथी ये वाली आ गई, है ना। फिर
5वीं कौन सी, ये वाली आ गई, 6वीं कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। तो ऐसे करके क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास केबल्स होती हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती है मैश टोपोलॉजी के बिहाफ पे, जो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन। तो उस हिसाब से आपने ये सारे पॉइंट नोट करके लिख लेने हैं अपनी कॉपी पे। अब जो इनका मेन जो, क्योंकि वो तो उनका जनरल अवेयरनेस में पूछा गया था ये दो कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो जब इनका मेन जो एक पूरा टॉपिक आता है जहाँ पे कंप्यूटर का पूरा इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इन रेफरेंस टू ईमेल विच इज द करेक्ट आई मैप। ठीक है, बेसिकली बोला है कि अगर अगर हम ईमेल की बात करें तो जो करेक्ट फुल फॉर्म होती है किसकी, आई मैप की, आई मैप की करेक्ट फुल फॉर्म क्या होती है वो पूछिए। तो इसको बोलते हैं हम सर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे बेटा राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कि जब बेसिकली हम इंटरनेट का जो एक तरीके से ईमेल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है, हमारे पास एक प्रोटोकॉल आता है, आई मैप प्रोटोकॉल आता है। वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है। बेसिकली जब हम इंटरनेट को मैसेज वगैरह को एक्सेस करते हैं, उसको एक्सेस करने का मैकेनिज्म होता है हमारा आई मैप। आई मैप के अलावा एक और होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है सर, पॉप 3 होता है ना। या फिर यहाँ पूछा होता है, एक आता है हमारे पास आई मैप और दूसरा आता है हमारे पास पॉप 3। ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास एक ईमेल के प्रोटोकॉल होते हैं। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस बता देंगे। देखो यहाँ पे अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि आपका पॉप 3 हो गया या फिर जो आई मैप हो गया, ये दोनों के दोनों वर्क कैसे करते हैं, फिर इनका जो मैकेनिज्म है वो कैसा है। देखो जो आपका पॉप 3 होता है, इसको एज मैं एग्जांपल बताऊं, मान लो ये आपका आ गया वेब सर्वर। क्योंकि एज ए एग्जांपल आप इस चीज को इजीली समझ पाओगे, क्योंकि थ्योरी तो काफी पढ़ लेते हैं, पर इस चीज को समझना होता है। तो ये आता है आपका वेब सर्वर। देखो वेब सर्वर, सॉरी, ये आपका वेब सर्वर या फिर इसको आप बोलो ईमेल सर्वर। ईमेल से आप इसको समझ रिलेट कर पाओगे। ये आ गया आपका ईमेल सर्वर। ईमेल सर्वर क्या काम करेगा, जितने भी आपकी ईमेल्स होती हैं, जैसे आप अपना गूगल का अकाउंट बनाते हैं ना, गूगल की ईमेल बनाते हो, ठीक है, गूगल की ईमेल क्या होता है उसका नाम, जीमेल। जैसे आप अपना जीमेल का अकाउंट बनाते हो, तो उस टाइम पे होता है क्या, जो भी आपको मेल्स वगैरह आती हैं वो कहाँ आती हैं, आपके अपने मेल सर्वर के ऊपर आती हैं। ठीक है, मेल सर्वर होता है या फिर ईमेल सर्वर होता है, उसके ऊपर आपको आपकी सारी की सारी मेल्स आती हैं। मान लो अभी आपने अपने फोन के ऊपर क्या किया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है आपका आई मैप ऑन। ये भी आपने याद रखना है कि सर अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक तरीके से प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा हमारे साइड वर्क करता है या फिर इनेबल रहता है, तो आप बताएंगे आई मैप। ये आपने नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है आपके पास ईमेल का जो प्रोटोकॉल होता है, इनेबल होता है, वो कौन सा होता है, आपने बताना है सर, वो होता है हमारा आई मैप। ओके, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने आपको ये लिखवाई है। ठीक है, आई मैप में होता क्या है, बेसिकली मान लेते हैं आपने अपने फोन में क्या किया, आपने गूगल का अकाउंट ओपन किया है, तो जो भी आपकी मेल्स होंगी तो वो आपको आपके फोन पे आएंगी। मान लेते हैं अपनी अपनी ईमेल क्या किया, अपने कंप्यूटर पे भी ऑन कर दी, तो वही मेल आपको आपके कंप्यूटर के ऊपर आ जाएंगी। तो ये काम कौन करता है, आपका आई मैप वो काम करता है। ठीक है, आई मैप बोलता है कि आप अपना, आपकी ईमेल आईडी कहीं भी खुलनी चाहिए, चाहे आप उसको अपने मोबाइल पे ओपन कर लो, चाहे अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के ओपन कर लो। तो जो भी मेरे पास मेल्स वगैरह आएंगी, मैं आपको आपके कंप्यूटर के ऊपर भी आपके मोबाइल के ऊपर भी, आपको दोनों के इन दोनों जगह पे आपको वो आपकी जो ईमेल्स होंगी वो मैं बता दूंगा। पर दूसरी तरफ आता है पोप। अब पोप क्या काम करता है, इसका तो आपने चलो समझ लिया, आई मैप करता है कि जो भी आपको मेल्स आई होंगी वो मेल्स आपको बता देगा, उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी तरफ आता है हमारे पास सर पॉप 3। अब पॉप 3 क्या काम करता है, मान लेते हैं आपने अपने सिस्टम पे या फिर आपका जो मोबाइल था उसमें आपने अपनी जीमेल अकाउंट में क्या कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन होता है, बाय डिफॉल्ट तो आई मैप होता है, तो बच्चे को पता नहीं होता कैसे वो काम करता है। पर मान लो कल को किसी बच्चे ने अपना प्रोटोकॉल था उसको चेंज कर दिया, किसमें, पॉप 3 में चेंज कर दिया, तो अब क्या होगा, देखो सेम सिनेरियो तो सेम रहेगा, ईमेल सर्वर तो सेम रहेगा, मेल सर्वर तो सेम रहेगा, पर जब भी कोई ईमेल आएगी, मान लेते हैं वो इसकी, मतलब जो हमारे पास मेरा फोन था, मेरे फोन के पास आ गया, जो भी मेरे पास एक नई ईमेल आई, जैसे मेरे फोन में वो ईमेल आई तो वो मेरे मेल सर्वर से डिलीट हो जाएगी। मान लो कि मैंने फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल पे ओपन किया तो वो मेल मुझे यहाँ पे दिख जाएगी, पर उसी दौरान मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर पे उसको चेक करने की ट्राई की, तो वो मेरे कंप्यूटर पे आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कौन सा प्रोटोकॉल चला दिया है, पॉप 3 प्रोटोकॉल चला दिया है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसको याद रख लेना, इसको बोलते हैं हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, तो अब ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया। एक का काम होता है कि चाहे आप एक में ओपन करो, चाहे आप मल्टीपल डिवाइसेस में ओपन करो, आपकी जो मेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी एज इट इज, वैसी की वैसी। पर पॉप 3 में क्या होता है, जो आपकी मेल है वो आपकी मेल सर्वर से आपकी डाउनलोड हो जाती है किसी एक डिवाइस के ऊपर और वो वहीं पे रहती है।
बाकी और किसी डिवाइस के ऊपर आप देखना चाहोगे तो आप नहीं देख पाओगे। और ये कौन POP3 ओपन करके रखते हैं? जो बड़े बड़े कंपनीज के एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, वही इसको ओपन करके रखते हैं। मान लो उनकी आईडी कभी हैक भी होगी, पर वो क्या करते हैं, अगर उनके मोबाइल में वो ईमेल उनका ओपन है तो वो और किसी डिवाइस के ऊपर वो मेल नहीं जाएगा, वो सिर्फ अपने फोन पे ही उसको देख सकते हैं। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था इसके रिगार्डिंग, जो इम्पोर्टेंट था। बाकी पूछ लिया जाए कि आई मैप बेसिकली कब बना था, तो क्योंकि जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो काफी बार पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है जो आपका आई मैप था वो 1986 में बना था, जो प्रोटोकॉल था। ओके, और पूछा था कि किन के द्वारा बनाया गया था, किसने डेवलप किया था, तो आपने याद रखना है इनका नाम था मार्क। ठीक है, मार्क क्रिस्पन करके नाम था। ठीक है, इसको आप गूगल कर लेना, इनका नाम मार्क क्रिस्पिन करके ऐसा नाम था इनका। इनके द्वारा इसको प्रोटोकॉल को इजाद किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो यहाँ पे पूछी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू इंक्लूड अ लाइब्रेरी इन अ सी। ठीक है, अब देखो जो रिसेंटली कुछ पहले भी एग्जाम हुआ था, JYT का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको किसी फाइल को या फिर किसी कोड को इंपोर्ट करना है तो आप किस एक तरीके से किस कीवर्ड का यूज करते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप किसका यूज करते हो, आप हैश इंक्लूड का यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और याद रखना आपका जो हैश होता है इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, प्री प्रोसेसर क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव भी बोलते हैं। ओके, ये आपने टर्म याद रखनी है। ये अब होता क्या है, वो सारे जब हम जैसे हम कोई सी के हमारे पास आगे टॉपिक्स आएंगे तो या फिर क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा होता क्या है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, है ना। बेसिकली होता है कि मुझे कोई किसी कोड को, जैसे मान लेते हैं मैं अपना एक कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त ने कोई कोड लिखा है, मुझे उस कोड को भी अपने कोड के अंदर डालना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो उसकी जो कोड की फाइल होगी उसको मुझे ऐड करना होगा अपनी फाइल के अंदर, तब मुझे ये वाला कीवर्ड लिखना पड़ेगा अपने कोड के साथ। ठीक है, हैश इंक्लूड, और ये किस में चलता है हमारा, सी और C++ एक लैंग्वेज होती है, वहां पे दोनों में कॉमनली यूज किया जाता है इसको। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये शायद किसी JYT एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि रैंसमवेयर इज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। बेसिकली जो आपके रैंसमवेयर होते हैं इनको हम क्रिएट क्यों करते हैं, क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम रैंसमवेयर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए अकॉर्डिंग क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन स्किप हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 78 क्वेश्चन था। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द हेडर इन्फॉर्मेशन इन ईमेल, बेसिकली होता क्या है, ईमेल की अगर आप हेडर की इन्फॉर्मेशन चेंज कर देते हो तो इसको आप टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हो सर, इसको हम बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। तो यहाँ पे आपका सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और बेसिकली ईमेल का एक और चीज पूछी जाती है कि ईमेल में जो प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा यूज किया जाता है, तो वो हमारा SMTP यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपने सारी चीजें क्या करनी है, नोट करनी है अपनी कॉपी पे, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं जैसे फुल फॉर्म हो गया, है ना। जैसे ये क्वेश्चन था कि अगर आपका ईमेल का हेडर है वो चेंज होता है तो आप कौन सा एक तरीके से इंफॉर्मेशन होती है जो चेंज की जाती है हेडर की, है ना, उस चीज को आप क्या बोलते हैं सर, उसको हम, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म्स है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेट होती हैं, इसको हम बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग, है ना। तो ये चीजें होती हैं जो आपने याद रखनी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती है। बाकी एक बार SMTP का ना वो पूछा गया था, पोर्ट नंबर पूछा गया था, तो लिख लेना आपने, इसका पोर्ट नंबर होता है 25। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि आपका SMTP होता है या फिर आपका सिंपल मेल ट्रांसफर, इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो कितना होता है, तो वो आपका 25 होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में घुमा फिरा के पूछी जाती हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें नोट करके लिख लेनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, रैंसमवेयर वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस। जो बेसिक आपके लिए जो रैंसमवेयर होते हैं ना, इनको क्यों क्रिएट किया जाता है, ये क्रिएट किए जाते हैं जब आपको क्या करना होता है, इनक्रिप्ट करना होता है। किस चीज़ को इनक्रिप्ट करते हैं, यूज़र डाटा एंड डिमांड पेमेंट फॉर डिक्रिप्शन। ठीक है, इसको इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बाकी जो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट क्रिप्टो करेंसी इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर रैंसमवेयर पेमेंट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी रैंसमवेयर की जो पेमेंट्स होती है ना, उसमें कौन सी क्रिप्टो करेंसी यूज़ की जाती है, तो वो हम सभी को पता है कौन सी की जाती है, बिटकॉइन। ठीक है, ये हमारे बिटकॉइन का यूज़ करते हैं। ये जो भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी होती है जो सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है अगर कोई रैंसमवेयर की पेमेंट करनी है, तो वो बिटकॉइन होती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और चीज़ पूछा गया था कि अभी मतलब लास्ट 2 ईयर पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वानाक्राई क्या है।
एक हमारे पास था वानाक्राई। वानाक्राई एक्चुअल में क्या था, ये भी सर हमारा रैंसमवेयर का अटैक था। रैंसमवेयर का अटैक था, और ये कब हुआ था, ये 2017 में हुआ था। तो ये भी आपने नोट करना है कि वानाक्राई भी क्या था, बेसिकली एक सर हमारा रैंसमवेयर था, और ये हमारा 2017 में एक तरीके से अटैक हुआ था ये। ओके, जो हमारे पास विंडोज़ के सिस्टम थे ना, वहाँ पे ये हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो एग्जाम में यहाँ पे भी पूछी गई थी, और जो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बनते थे वो यहाँ आपने नोट करके लिख लेने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट विच कमांड इज यूज्ड एट फाइल मेनू। बेसिकली जब आपको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है तो आप क्या करते हो, बेसिकली आप न्यू के ऊपर जाते हो, है ना, फाइल के अंदर जाते हो, फाइल मेनू के अंदर। वहाँ पे होता है क्या, जैसे आप जाते हो यहाँ पे फाइल के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या मिल जाता है, न्यू। जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हो तो एक क्या बन जाता है कि नया डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो जाता है, जहाँ पे आप अपना काम कर लेते हो। तो ये चीज़ थी जो एग्जाम में पूछी गई थी यहाँ पे। तो इजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। तो एज पर क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास न्यू हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच इज़ नॉट अ शेल ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इनका जो शेल है वो कौन सा नहीं है, वो पूछा गया था आपसे। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए कि एल शेल। ठीक है, एल शेल हमारे पास कोई भी लिनक्स का एक तरीके से ना शेल नहीं होता है। बाकी जेड शेल भी होता है, सी शेल भी होता है, और टी सी शेल भी होता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म थी। तो यही था बेसिकली, शेल होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट पहले लिखते हैं लिनक्स की। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, हमारे पास ये पूछा था कि इनमें से कौन नहीं है, तो हमारे पास एल शेल कुछ नहीं होता है। बाकी एक अगर आपको नोट करना तो आप ऐसे नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट शेल होता है ना, ठीक है, अगर आप लिनक्स का भी यूज़ करोगे तो आप देखोगे आपको डिफ़ॉल्ट शेल मिलेगा। डिफ़ॉल्ट शेल इन मोस्ट, ऐसे कर लेना, इन मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन का पहले भी समझाया था, होता है क्या है बेसिकली, है ना। तो ये सारी चीज़ें जिसको नहीं समझ आ रहा है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए ना, लास्ट हमने, तो वहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था कि होता है क्या, तो आपने वहाँ पे चेक कर लेना इसको। तो डिफ़ॉल्ट शेल इन मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है सर, वो हमारा बैश होता है, ये आपने याद रखना है, बैश होता है। और बैश की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं बोर्न अगेन शेल। ठीक है, बोर्न अगेन क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं बस घुमा फिरा के, जो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग बनते हैं वो सारे आपने यहाँ पे नोट करके लिख लेने हैं। ओके, बाकी जो हमारे पास केपर पूछ लेते हैं सर आप जेड शेल का बता दो, जेड शेल किसका है, तो ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। बेसिकली जो आपका जेड शेल होता है ना, ये आपका यूज़ किया जाता है मैक ओएस में, है ना, जो आपके एप्पल के होते हैं ना मैक ओएस, वहाँ पे यूज़ किया जाता था। कब तक यूज़ किया जाता था, मतलब अभी तो चलो एब्सोल्यूट हो गया एक तरीके से, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर जो एक तरीके से डिफ़ॉल्ट होता था ये मैक का। ठीक है, आप लिख सकते हो कि जो आपके पास डिफ़ॉल्ट एक तरीके से बैग या फिर डिफ़ॉल्ट शेल था किसका, आपका मैक का, कौन सा, हमारे पास जेड शेल। और कई बार इसको ऐसे भी लिखा होता है ZSH करके। तो ये आपने नोट, दोनों का मतलब एक ही होता है, जेड शेल की हम बात कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो इसके रिगार्डिंग बनी, मतलब पूछी जाती हैं एग्जाम में लिनक्स के रिगार्डिंग। बाकी कुछ और पॉइंट्स आते हैं तो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे हम सपोज कर लेते हैं लास्ट एक तरीके से एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको मैं बताऊं कि एक ऐसी कमांड है, क्योंकि लिनक्स में क्या चलती है, कमांड चलती है, तो बेसिकली ऐसी कौन सी कमांड है जो शो करती है करंट शेल। अगर मुझे किसी करंट शेल को देखना है किसमें, लिनक्स में, तो मैं कौन सी कमांड सर यूज़ करूँगा, तो आप यूज़ करोगे एको और डॉलर करके शेल। ये कमांड होती है कि अगर आपको अपना शेल का नाम पता करना है ना, कि मेरे पास जेड शेल चल रही है, कि सी शेल चल रही है, कि TCH शेल चल रही है, तो आपका एक पैनल आएगा, आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट होगा, वहाँ पे आप ये वाली कमांड लिखेंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे, मान लेते हैं आप लिखोगे यहाँ पे एको डॉलर शेल। तो इससे आपका जो शेल होगा काम कर रहा होगा वो बता, मान लेते हैं मेरा जेड चल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड शेल, ऐसे करके आके मुझे यहाँ पे बता देगा कि आपके सिस्टम पे कौन सा चल रहा है, जेड शेल चल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इसके रिगार्डिंग। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल। ठीक है, तो ईजी है, कौन सा यूज़ करते हैं हम, एक्सेल के लिए XLSS का यूज़ करते हैं। बाकी डॉक्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, MS वर्ड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, PDF तो हम पता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PPTX किसके लिए यूज़ करते हैं सर, हम पावर पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। बाकी इसके अलावा ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर जो आपके पास एक्सेल्स होते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं,
ठीक है, रोज इन एक्सेल। अगर आप एक्सेल में रोज की बात करते हैं तो आप वहाँ पे एक बार पूछा गया था कितनी रोज होती हैं, तो आपने बताना है सर वो होती है हमारे पास ऐसे करके याद करना 1048 और 576, इतनी आपके पास क्या होती हैं, रोज होती हैं। ठीक है, तो बच्चे ऐसे कीवर्ड से याद करते हैं इसको, 1048 576, तो इतनी आपके पास क्या होती हैं, रोज होती हैं। तो ठीक है, तो ऐसे करके आपने क्या करना है, इसको भी नोट करके लिख लेना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, बार बार एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। बाकी मदरबोर्ड मैंने आपको समझाया ही था, क्या होता है मदरबोर्ड, हमारा एक हार्डवेयर होता है। और मदरबोर्ड क्या होता है, बेसिकली एक हमारा सिस्टम बोर्ड होता है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोर्ड भी बोल देते हैं। और जो हमारा मदरबोर्ड होता है ये क्या होता है, ये एक ऐसा हार्डवेयर होता है जिसके ऊपर क्या होते हैं, सारे के सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, लगे होते हैं या फिर अटैच होते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड बोल देते हैं, मेन बोर्ड बोल देते हैं, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा जाए, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ व्हाट डज द मेन बोर्ड कनेक्ट इन अ कंप्यूटर, तो आप बोलेंगे सर कनेक्ट क्या करेगा, वो हमारा सीपीयू को कनेक्ट करेगा, रैम को कनेक्ट करेगा, हमारी जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करेगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा हम कीबोर्ड या माउस अटैच कर रहे हैं जिसको हम पेरिफेरल बोलते हैं, है ना। क्योंकि जो बाहर से हम कोई चीज़ें ऐड करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर या फिर अपने मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं तो उसको पेरिफेरल्स बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है सर, हमारा मदरबोर्ड हैंडल करता है। ओके, बाकी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, आप बताओ कि जो आपके मदरबोर्ड होते हैं ना उसमें मोस्ट कॉमन फॉर्म फैक्टर क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था मोस्ट कॉमन फॉर्म फैक्टर, सर किसका फॉर्म फैक्टर, बेसिकली आपका मदरबोर्ड का। ठीक है, मदरबोर्ड का सबसे कॉमन जो फॉर्मेट या फिर फॉर्म फैक्टर है वो कौन सा होता है, तो आपने बताना है सर वो होता है हमारे पास ATX। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगर ATX की फुल फॉर्म लिखनी है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको पूरा लिखना है टेक्नोलॉजी, और एक्स स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड। ठीक है, एक्सटेंडेड। तो ऐसे करके आपको ये नोट करनी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू डिक्लेयर एरे। ठीक है, अगर आपके पास एरे है कितने नंबर्स का, 10 नंबर का, किस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में, तो आप उसको कैसे डिक्लेयर करोगे, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, सबसे पहले डाटा टाइप कौन सा आ गया, इंटीजर, तो इंटीजर का हम इंट लिखते हैं। अब कितनी वैल्यू है, तो मेरे पास 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू के लिए मान लेते हैं मेरे पास एरे का नाम या फिर नेम ऑफ द एरे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या डालते हैं, वैल्यू, कि कितने नंबर हैं जो मुझे यहाँ पे लिखने हैं, तो कितने वैल्यूज़ यहाँ पे 10, लास्ट में सेमी कोलन। तो ऐसे करके क्या बनता है, हमारा एक एरे डिक्लेयर होता है हमारा सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे देखो डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो एज इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, हमारा डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। और एक बार ये चीज़ें आपने जिस पर्सन ने ना सी लैंग्वेज पढ़ी है उनको तो आइडिया होगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी कि हमारा जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे तो चलो राइट आंसर बन गया हमारा डी ऑप्शन। बाकी एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो हमारे एरे होते हैं वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे एरे होते हैं, मान लो हमारे पास कितने एरे हैं, यहाँ पे 10 एरे हैं, पर जब एक्चुअल में कंप्यूटर में वो स्टार्ट होंगे ना, कंप्यूटर में उनको मेमोरी जो एलोकेट होगी, ठीक है, तो वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगी, काउंटिंग जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनकी काउंटिंग होगी यहाँ पे 9 तक। क्योंकि कंप्यूटर कहाँ से समझता है, आपने ऐसे याद रखना है कि कंप्यूटर हमेशा ज़ीरो से ही अपनी काउंटिंग स्टार्ट करता है। तो अगर एरे 10 है तो कंप्यूटर में उसको कैसी मेमोरी मिली होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 0 से लेकर 9 टोटल कितनी बन गई हमारे पास, 10 बन गया। और यही चीज़ पूछी जाती है कि जो आपका एरे का जो सबसे स्टार्टिंग का जो एक तरीके से इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। या फिर इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम द, किस डिजिट से स्टार्ट होता है सर, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मॉडम डू इन अ नेटवर्क। देखो हमारे पास मॉडम एक डिवाइस होता है, क्या काम करता है, देखो जिन्होंने पहले के लेक्चर पढ़े होंगे, देखे होंगे इसके जीवाईटी के, तो मैंने वहाँ पे भी इनको डिस्कस करवाया था कि हमारे पास मॉडम क्या काम करता है। सर ये हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है ना। तो वही क्या काम यहाँ पे क्या हुआ कि कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल टू अ डिजिटल सिग्नल। क्योंकि मॉड्यूलेशन में क्या होता है, मॉड्यूलेशन में यही काम होता है, क्या होता है कि किसी भी एनालॉग सिग्नल, सॉरी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, किसी भी डिजिटल सिग्नल को क्या किया जाता है, हम एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। और डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल हमारे पास आता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, जिसने नहीं देखा है लास्ट जो हमारे पास जो सीरीज़ है इसमें देख लेना, आपको मैंने ये चीज़ें समझाई हैं, ये कैसे वो वर्क करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाई यूजिंग फिल इन द ब्लैंक वी कन्वर्ट इनपुट टू आउटपुट। देखो इनपुट से अगर आपको आउटपुट में कन्वर्ट होना है तो आप किसका यूज़ करोगे, बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं सर, हम
बताओ, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि हाँ बेटा बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखो कन्वर्जन का करना है। कोई भी इनपुट आपने दी उसको आउटपुट में कौन कन्वर्ट करेगा? सर हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशंस कौन करता है? मैंने क्या समझाया था? मैंने समझाया था कि जो आपका सीपीयू होता है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरी उसकी मेमोरी। तो एक्चुअल में जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है? सर वो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो काम कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपने ये चीज़ें समझनी होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू डिक्लेयर अ क्लास। अब सी प्लस प्लस में बोला इन्होंने कि अगर आपको किसी क्लास को डिक्लेयर करना है तो आप कैसे डिक्लेयर करते हो किसी क्लास को? ठीक है, तो अगर आपको किसी क्लास को डिक्लेयर करना है तो आप किसका यूज़ करते हो? बेसिकली आप लिखते हो क्लास, कीवर्ड आता है, फिर कोई भी क्लास का नेम, जैसे एक्स वाई जेड मान लो, तो मैंने एक क्लास बना दी और उसके बाद क्या कर देते हैं हम, ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके जो हमारे पास होती है क्लास डिक्लेयर होती है। तो एज पर ऑप्शन देख ली तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा कि क्लास आ गया, फिर क्लास का नेम, तो ये तो कुछ भी आ सकता है ना, मेन तो कीवर्ड होता है क्लास, क्लास नेम और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आता है। तो एज पर जो क्वेश्चन है यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बाकी यही चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। इसके अलावा जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम एस एक्सेस टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग यूज। बेसिकली अगर एम एस एक्सेस में, अगर एम एस एक्सेस हो है क्या हमारा? सर ये हमारा डाटाबेस है ना, डाटाबेस है। और किस टाइप का डाटाबेस है? सर ये हमारा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आर डी बी एम एस है। ठीक है, आर डी बी एम एस है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये किसका है? सर ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब देखो, अगर किसी डाटाबेस से आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? आप उसको कोई क्वेरी दोगे, है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा? बी आपका राइट आंसर बन जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ क्वेरी आप क्या करते हो, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करते हो, रिट्रीव करके लेकर आते हो। अब देखो यहाँ पे और क्या चीज़ें बनती है यहाँ पे डाटाबेस में, कि कौन सी लैंग्वेज है जो जिसकी हेल्प से हम क्वेरी लिखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक क्वेरी लिखो, तो क्वेरी लिखने के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो? तो ऐसे लिखना कि क्वेरी लैंग्वेज क्या करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? यूज्ड टू राइट। ठीक है, क्वेरी को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ? तो आप बोलेंगे सर हम एसक्यूएल की यूज़ करते हैं। और एसक्यूएल की फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बताई थी, क्या होती है सर? ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, देखो एक क्वेश्चन के साथ कितने एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो ऐड हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं सारे के सारे। एग्जाम में ना क्वेश्चन बेटा ऐसे ही पूछ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि अगर आरडीएमएस को पूछ लेंगे, बताओ डाटाबेस जो माइक्रोसॉफ्ट का एम एस एक्सेस वो किस टाइप का है? सर वो आरडीएमएस का है ना। किस टाइप में वो डाटा स्टोर करता है? अगर ये बात कर लेते हैं, जो हमारा एम एस एक्सेस है वो डाटा कैसे स्टोर करता है? तो वो डाटा सर स्टोर करता है किस फॉर्मेट में? टेबल की फॉर्मेट में वो स्टोर करता है। और टेबल किससे बना होता है? सर रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? हमारा एक टेबल बनता है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपने क्या करना है, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना इनको आपने नोट करना है अपनी कॉपी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एम एस एक्सेल फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट बोल्ड इन अ सेल बी इज यूज इन अवेलेबल इन विच वॉर। बेसिकली अगर वहाँ बोले कि आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? आप सिर्फ फॉर्मेटिंग बार का यूज़ करते हो। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मेटिंग बार ना अभी आपको नहीं मिलेगा देखने को। अगर आप कोई लेटेस्ट अपना वो देखोगे ना, ऑफिस देखोगे, उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा फॉर्मेटिंग बार। ये आपको कहाँ दिखेगा? अगर आप देखोगे एक्सेल 2003, ठीक है, एक्सेल 2003 या फिर इससे पीछे का जो वर्जन थे उसमें आप देखोगे, तब आपको ये मिलेगा फॉर्मेटिंग बार का ऑप्शन। अगर आप लेटेस्ट देख रहे हो तो लेटेस्ट में आपको देखने को ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? सी आपका राइट आंसर बन जाएगा एज पर द क्वेश्चन है। और अगर आप एक्सेल 2007 की बात करते हो तो आपको जो आपका होम टैब होता है, अगर अभी आपको देखना होगा तो आप देखना आपका होम टैब के अंदर ना आपको ये मिल जाएगा फॉन्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको कौन सा मिल जाएगा? आपका फॉर्मेटिंग करने का, है ना। जैसे हम कौन सा यूज़ करते हैं शॉर्टकट कमांड, कंट्रोल+B का हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बोल्ड करने का या फिर अनबोल्ड करने का। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओवरहेड प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंसीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग पावर पॉइंट। देखो होता क्या था, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना ये सारी चीज़ें, वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे बेसिकली एक टर्म चलती थी ओवरहेड प्रोजेक्शन। बेसिकली होता क्या कि ट्रांसपेरेंट शीट होती थी, अगर मुझे उसके ऊपर प्रिंट लेना था, होता क्या, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये आ गया प्रोजेक्टर।
ठीक है। प्रोजेक्टर में मैं क्या करूँगा, कोई ना कोई एक अपनी डिस्क डालूंगा और वो प्रोजेक्ट होगी और वो कहाँ दिखेगी, लास्ट मेरे स्क्रीन के ऊपर वो यहाँ पे दिखेगी। जो भी इमेज होगी वो मेरी, एक तरीके से मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है, वाइट शीट है, वाइट शीट या फिर वाइट क्लॉथ है, उसके ऊपर मेरी ये इमेज दिखेगी। पर जब मुझे एक प्रोजेक्टर मशीन के अंदर वो फ़ोटो डालनी है जो वहाँ पे दिखेगी, प्रोजेक्ट होगी यहाँ पे, तो वो मुझे किस टाइप की फ़ोटो डालनी पड़ती है सर, वो मुझे ट्रांसपेरेंट फ़ोटो डालनी पड़ती है। मतलब मुझे यहाँ पे मशीन में कौन सी फ़ोटो डालनी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट फ़ोटो डालनी पड़ेगी। तो ट्रांसपेरेंट जो फ़ोटो होती थी वो हम उस टाइम पे पावर पॉइंट से क्रिएट करते थे। तो जो पावर पॉइंट से क्रिएट करते थे, तो उसके उसी का क्वेश्चन पूछा है कि आप कर सकते थे पावर पॉइंट से क्रिएट कि नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, यस सर हम कर सकते थे, है ना। बेसिकली होता है कि अभी भी शायद आप देखोगे वहाँ पे पावर पॉइंट में जाके, तो पावर पॉइंट में आप जाओगे अगर प्रिंट के ऑप्शन में, ठीक है, तो प्रिंट के ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो शायद आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑप्शन कि ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसपेरेंसी प्रिंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंटी प्रिंट या फिर ट्रांसपेरेंसी फिल्म करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप, ये वाला जो प्रिंट होता है ना ट्रांसपेरेंट प्रिंट, वो निकाल सकते थे। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा। बाकी पावर पॉइंट का अगर और क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने पूछ लिया आपसे कि बताओ पावर पॉइंट कब लॉन्च हुआ था, क्योंकि पावर पॉइंट किसका वो है एक तरीके से हमारे पास, सर ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है पावर पॉइंट। अब मैं बताओ मेरे को कब ये लॉन्च हुआ था, सर आप बताएंगे 1987 में। 1987 में कौन सा आ गया सर, हमारा पावर पॉइंट आ गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में ऐसे ही पूछी जाती हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, बेसिकली सर ये हमारे पास एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है डिजाइंड एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। बेसिकली होता है जैसे मान लो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया, सपोज कर लेते हैं मुझे एक सॉफ्टवेयर दिया, उसने बोला कि ये पेड सॉफ्टवेयर था पर मैं तुझे फ्री में दे रहा हूँ, है तो पेड पर मैं तुझे क्या दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे उसने मुझे दिया मैंने अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लिया, पर मुझे थोड़े टाइम बाद लगा कि मेरा सिस्टम है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मुझे कोई पता नहीं लगा। मुझे बाद में समझ आया कि मैंने वो प्रोग्राम इंस्टॉल किया था, उसके बाद से मेरे इस कंप्यूटर में क्या आने दिक्कत आने स्टार्ट होगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे तो मेरे दोस्त ने क्या बोल के दिया कि वो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, कि कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब लीगली है तो उसको यूज़ कर, कोई इशू नहीं है। पर बाद में मुझे क्या हुआ, बाद में मुझे दिक्कत आनी स्टार्ट होगी। तो जो ये दिक्कत आई वो किस वजह से आई, एक ट्रोजन हॉर्स की वजह से आई, है ना। ट्रोजन हॉर्स की एक कहानी भी थी, है ना। था क्या उस टाइम पे, एक ऐसे बोलते हैं कि दो राजाओं के बीच में अगर एक फाइट हुई थी, तो एक राजा था वो हार गया था, तो उसने क्या किया, अपने जो एक तरीके से अपना जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था आगे दूसरे राजा के साथ, और उसने क्या शर्त रखी थी कि हम एक तरीके से गेट टुगेदर करते हैं और साथ में क्या करते हैं कि कोई भी हथियार वगैरह लेकर नहीं जाएगा। तो वो गया उस राजा के महल में, उसने क्या किया, उसने वहाँ पे जाके अपने जो सेना वगैरह थे ना उसको एक बड़े से घोड़े के अंदर उसको भिजवा दिया उसके राज के महल के अंदर, और बोला कि ये मैं राजा को गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्योंकि वहाँ पे देखो उन्होंने हथियार तो कोई भी लेकर नहीं गया था, पर उस जो लकड़ी का उन्होंने इतना बड़ा वो बनाया था, अपना एक घोड़ा बनाया था, उसके अंदर सैनिक भरे हुए थे। तो उस सैनिक भरने का काम क्या हुआ, जो मेरे दोस्त ने यहाँ पे किया, सपोज कर लेते हैं उसने मुझे सॉफ्टवेयर तो अच्छा दिया अपनी तरफ से, पर उसमें क्या थे, उसके अपने सैनिक भरे हुए थे, या फिर उसका अपना एक ऐसा कोड था जिसने क्या किया, मेरे सिस्टम को करप्ट कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही करके जो ट्रोजन हॉर्स था, तभी इस सॉफ्टवेयर का नाम भी ट्रोजन हॉर्स तभी पड़ता है कि एक ऐसा प्रोग्राम था जो लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर है उसके साथ अटैच हो जाता है और हमारे जो कंप्यूटर है उसमें एक तरीके से हमारा क्या करता है, डिस्टर्ब करने का काम करता है हमारे सिस्टम को। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं इसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्पैम ईमेल आर यूजली सेंड फॉर। जो हमारे पास स्पैम ईमेल्स होते हैं इनको क्या कितनी बार आ गया है हमारे पास अनसॉल्व, ये मैंने आपको वैसे भी समझाया क्वेश्चन जब हम कर रहे थे ना, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था स्पैम होता क्या है, ठीक है। तो ये आप मैक्सिमम बच्चे इसको ठीक कर ही देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देव नल इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली जैसे हमारे पास विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में सर हमारे पास एक बिन होता है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रिसाइकल बिन होता है ना, जहाँ पे हमारी सारी की सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, या फिर एक तरीके से हम बोल देते हैं जो सारा हमारा जो फाइल हम डिलीट करते हैं वो वहाँ पे जाती हैं, ठीक है। तो वही वैसे ही हमारे पास जो डेव नल होता है यूनिक्स में, वो क्या होता है, उसका अपना रिसाइकल बिन होता है या फिर डस्टबिन होता है। इट इज़ अ यूनिक्स बिल्ड इन डस्टबिन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो इंपॉर्टेंट ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फाइल्स विच आर डिलीटेड रिसेंटली। तो जो भी फाइल बेटा रिसेंटली डिलीट करोगे तो वो कहाँ जाएगी, मैंने अभी क्या बताया कहाँ जाती है सर, वो रिसाइकल बिन में जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राइट आंसर बन जाएगा। ओके, अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो,
ठीक है, परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी, वो आपने मुझे नीचे कमेंट करके बतानी है। वो शॉर्टकट कमांड कौन सी थी वो आपने मुझे नीचे बतानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Access अ सीरीज ऑफ कमांड एंड इंस्ट्रक्शन दैट कैन ग्रुप टुगेदर एज अ सिंगल कमांड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑटोमेटिकली इज नोन एज मैक्रो। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके, होता क्या है बेसिकली, चाहे आप MS Access की बात कर लो, चाहे आप MS Word की बात कर लो, ठीक है, चाहे आप पावर पॉइंट की बात कर लो, चाहे आप एक्सेल की बात कर लो, होता क्या है कुछ ऐसी कमांड होती हैं जो मुझे बार बार यूज़ करनी पड़ रही हैं। मान लेते हैं मुझे कुछ 50 लाइंस हैं वो मुझे ना बार बार यूज़ करनी पड़ रही हैं, तो इससे बढ़िया मैंने उसका क्या बना दिया, एक ऐसा कोड बना दिया, मैक्रो बना दिया। ठीक है, मैक्रो मैंने उसका बना दिया, और जैसे मुझे मान लेते हैं कि मैंने अपना कुछ और काम किया, मुझे फिर से ये 50 लाइन की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे अपना मैक्रो यूज़ कर लिया। ठीक है, तो मैक्रो की, चलो यहाँ पे दूसरा आपका होमवर्क रहेगा, मैक्रो की शॉर्टकट कमांड। ठीक है, तो मैक्रो की शॉर्टकट कमांड और जो परमानेंट डिलीट करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपने मुझे नीचे कमेंट करके बतानी है। फिर नेक्स्ट पूछा गया था स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन विदाउट यूज़र कंसेंट। मतलब यूज़र को पता नहीं होता है, पर वो इन द एंड बैक एंड पे क्या कर रहा होता है, जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको एक तरीके से गैदर कर रहा होता है ना। जैसे मतलब पीछे जैसे भी काफ़ी न्यूज़ चली थी कि, ठीक है, कि जो हमारे पास बड़े जो कंपनीज होते हैं उनके ऊपर क्या रखा जा रहा है, स्पाईवेयर रखा जा रहा है। ठीक है, तो वही काम होता है इस सॉफ्टवेयर का, कि क्या करते हैं, स्पाई वगैरह करते हैं। बाकी एक और चीज़ पूछी जाती है कि जो हमारे पास सबसे डेंजरस टाइप ऑफ स्पाईवेयर कौन सा होता है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँ कि मोस्ट डेंजरस कौन सा है इस वक्त, ठीक है, तो आपने बोलना है सर हमारे पास जो मोस्ट डेंजरस कौन सा है, वो है हमारे पास की लॉगर। ठीक है, की लॉगर एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कैसे प्रोग्राम होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि मैंने की लॉगर आपके, मेरे दोस्त आ गया, मैंने इसके सिस्टम पे क्या किया, की लॉगर इंस्टॉल कर दिया। अब होगा क्या, जब भी वो कीबोर्ड के ऊपर ना कोई भी चीज़ें एंटर करेगा, ठीक है, कोई भी चीज़ एंटर करेगा, उसको तो नहीं लगेगा पता, पर ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, एक मेरे पास की लॉगर की अपनी एक फाइल होती है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। और मैं क्या करूँगा, फिर बाद में इसी फाइल को अपने पास ले लूँगा, और बाद में जो भी इसने मेरे दोस्त ने एंटर किया होगा, एंटर में क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी मुझे, इसका मुझे उसका पासवर्ड मिल जाएगा, मुझे इसके ईमेल जो भी उसने एंटर वगैरह करा है, जो भी उसने काम किया होगा, वो मुझे सारा मेरे इसके ऊपर मिल जाएगा। तो सबसे मतलब एक तरीके से वो होता है डेंजरस सॉफ्टवेयर होता है की लॉगर ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने इस चीज़ के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इन सी फंक्शन यूज्ड फॉर फ्री डायनेमिक। बेसिकली अगर आपको डायनेमिकली मेमोरी अगर फ्री करनी है ना, अगर देखो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको देनी है या क्रिएट करनी है कोई मेमोरी, तब आप यूज़ करते हो मैलॉक या कैलॉग का। ठीक है, मैलॉक फंक्शन, और दूसरा आता है हमारे पास कैलॉग फंक्शन सी में। और उसी मेमोरी को, क्योंकि एक अभी आपने दे तो दी, पर अब आप चाहते हो उसको फ्री करना, तो फ्री करने के लिए क्या फंक्शन आता है, फ्री फंक्शन आता है। तो यहाँ पे आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। बाकी एक बार ये एग्जाम पूछा गया था कि जो आपका मेलोक है, कैलोक है और फ्री, ये तीनों के तीनों है ना बेटा, आप बताओ कि ये तीनों के तीनों कौन सी हेडर में मिलते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछ लूँ कि आप बताओ कि ये मुझे कौन सी जो हेडर फाइल्स होती हैं वहाँ पे मिलते हैं, तो आप बताएंगे सर ये हमें मिलते हैं stdlib.h। ये हमारा सी की लाइब्रेरी होती है, इसके अंदर हमें कौन से मिलते हैं, मेलोक मिलता है, कैलोक मिलता है, और हमारा फ्री मिलता है। ठीक है, ये भी आपने नोट करना है कॉपी पे, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे इस क्वेश्चन के साथ ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी कि सर अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे करके हमने तैयारी करनी है। फिर जैसे कोड रेड था, इज़ अ वेरिएंट मालवेयर। बेसिकली कोड रेड क्या था, हमारे पास एक मालवेयर था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टारगेट किया था इसने, तो ये किस टाइप का था, बेसिकली ये एक वॉर्म था, है ना। वॉर्म क्या काम करता है, अपने आप को रिपीट करता है। मान लेते हैं एक मेरे कंप्यूटर में प्रोग्राम आ गया, इसने अपने बच्चे दे दिए, 2 बच्चे दे दिए, इन बच्चों 2 बच्चों ने अपने 2 बच्चे दे दिए, तो ऐसे करके क्या कर रहा है, वो मेरी मेमोरी को फुल कर रहा है, जो मेरे कंप्यूटर की मेमोरी थी ना उसको वो फिल कर रहा है। इस टाइप को जो एक तरीके से प्रोग्राम होते हैं उनको वॉर्म बोलते हैं, वॉर्म। ठीक है, और दूसरा क्या चीज़ पूछाता है वॉर्म, एक तो ये है कि अपने आप को एक तरीके से वो करते हैं, वो करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, और साथ ही साथ ये करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड बाई इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से, मान लेते हैं अभी मेरे फ़ोन फुल कर दिया, बाद में मेरे दोस्त का उसको ईमेल दिखी, वो मेल के ऊपर मेरे दोस्त के ऊपर चला गया, फिर मेरे दोस्त ने उसको इंस्टॉल किया, तो मेरे दोस्त का सिस्टम भी उसने फुल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। बाकी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए आपसे कि जो आपका फर्स्ट मेजर इंटरनेट वॉर्म कौन था, जो आपके पास फर्स्ट मेजर इंटरनेट फॉर्म, तो ये कौन था, तो सर आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर था मॉरिस। ठीक है, मॉरिस वॉर्म।
मॉरिस वॉम, और सर ये कब आया था? ये आया था बेटा 1988 में। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं, ये क्वेश्चन के बाद देखो कितने क्वेश्चन इंटरलिंक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करके लिख लेने कॉपी पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ लिनक्स सिस्टम कॉल इज यूज टू प्रोडक्टिवली टू क्रिएट थ्रेड। बेसिकली जब आपको थ्रेड वगैरह क्रिएट करने होते हैं ना, थ्रेड एक्चुअल में होता क्या है, आप ऐसे समझ लो एक लाइट वेट प्रोग्राम होता है, ये भी आपने लिख लेना है, थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोग्राम। ठीक है, लाइट वेट प्रोग्राम या फिर प्रोसेस, ठीक है, इसको आप प्रोसेस लिखना, प्रोग्राम मत लिखना। कि थ्रेड बेसिकली होती है, एक लाइट वेट प्रोसेस होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट आता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका? क्लोन बन जाएगा। कि जब भी आपको एक लाइट वेट एक तरीके से थ्रेड क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो? क्लोन का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि अगर आपको नई प्रोसेस क्रिएट करनी है नई मेमोरी में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे शायद ऑपरेटर में पूछा गया था, चाहे जीओटी में पूछा गया था, तो आपने नोट करना है इसको कि अगर वो उसका राइट आंसर था फॉक। अब यहाँ पे पूछा क्या गया था वो लिख लेना आपने। पूछा गया था उसमें कि जैसे सपोज कर लेते हैं, आपको क्या करना है, न्यू प्रोसेस, अगर कोई नई प्रोसेस क्रिएट करनी है, न्यू प्रोसेस विद मेमोरी स्पेस, कि एक नई मुझे प्रोसेस बनानी है और उसको अपना एक मेमोरी स्पेस देना है, उसके लिए मुझे कौन सी कमांड चाहिए होगी? मुझे फॉक कमांड चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछी गई हैं। बाकी अगर फॉक है वो रिटर्न क्या करता है, तो वो हमें ज़ीरो रिटर्न करता है, तो वो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो बस ये आपने याद रखना है, कोई भी नई प्रोसेस अगर हमें क्रिएट करनी है मेमोरी स्पेस में, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉक एक तरीके से फंक्शन का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे पेपर में पूछा गया था, इन सी प्रोग्रामिंग कम्बिनेशन ऑफ बैक स्लैश एंड करेक्टर इज नोन एज। इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? सी राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। मान लेते हैं ये काफ़ी बार पूछा गया है, बैक स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ये हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन। अगर मुझे न्यू लाइन में अपना कोड लेके जाना है या फिर जो मेरे आउटपुट है उसको नई लाइन में लिखना है, तो उसके लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको बैक स्लैश एन जो होता है वो क्या करता है? न्यू लाइन, या फिर न्यू लाइन नहीं लिखा होगा तो आपको ऐसा लिखा होगा लाइन फीड, न्यू लाइन या फिर लाइन फीड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने लिखना है कि एक बार एग्जाम पूछा गया था, ठीक है, बैक स्लैश टी करके पूछा गया था, ये किसको बताता है? जब हमें क्या देना होता है सर? हमें हॉरिजॉन्टल टैब देना होता है। हॉरिजॉन्टल टैब के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। बाकी तीसरा बैक स्लैश ज़ीरो, इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? ठीक है, ज़ीरो है, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हमें किसी नल करेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, नल करेक्टर को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं स्ट्रिंग टर्मिनेटर, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपने दोनों नोट कर लेना है, टर्मिनेटर, ठीक है। बैक स्लैश ज़ीरो होगा तो आप बताएंगे नल करेक्टर या फिर स्ट्रिंग टर्मिनेटर, वो दोनों इसी का नाम होता है, तो ये आपने नोट करके लिख लेने हैं, ठीक है। तो बाकी इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ें होती हैं। बाकी अगर न्यू लाइन का अगर मैं स्काई पूछ लूँ एग्जाम में, अगर यही चीज़ पूछी गई थी, तो अगर इसका स्काई कोड कितना होता है, बैक स्लैश एन का स्काई कोड कितना होता है, तो आप बताएंगे सर इसका स्काई कोड होता है हमारे पास 10। बाकी स्काई कोड की बात चली पड़ी है, तो आपने बताना है मुझे स्काई कोड। जैसे हमारे पास ए होता है, ए का कितना होता है? ए का जो है वो 65 होता है। वैसे ही स्मॉल ए का कितना होता है सर? हमारा 97 होता है ना। बाकी तो आपका कॉमन सेंस है। मान लेते मैंने आपसे बी का पूछ लिया, तो आपको ए का बताया, तो बी का तो आप बता ही सकते हैं, बी का कितना होगा सर? 66 होगा। वैसे ही सी का कितना होगा? सी का कैपिटल सी का कितना होगा सर? 67 होगा। और मैंने बोल दिया बताओ स्मॉल सी का कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे सर? हमारा बी का कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो सी का कितना होगा सर? हमारा 99 हो जाएगा। और वैसे ही स्मॉल अगर डी हुआ तो इसका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपने समझनी होती हैं। और ये क्या है? हमारे पास स्काई कोड है। ए हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है उसका स्काई कोड क्या बोलते हैं? इसको स्काई कोड बोलते हैं, या फिर उसकी डिजिटल वैल्यू, ठीक है, या फिर इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हो। तो वो कितनी होती है? 65 होती है, ठीक है। तो ये आज का जो क्वेश्चन आया था, इसमें जो जितने भी इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसके अलावा कुछ आपको डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी रहती है, वो मुझे नीचे कमेंट करके आप पूछ लिया करो। और ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।